गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कैसे फॉर्म हुई, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहे, क्या सब चीजें रही, वो सब चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू चेक आउट माई ऑल दी प्लेलिस्ट। मे बी आपको जिस टॉपिक की जरूरत हो वो आपको वहां पे मिल जाए। सो मैंने उन सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। एंड फिर मेरे किसी भी वीडियो से अगर आपके थोड़े भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो जैसा कि मैंने बोला था दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन इसका मतलब समझ लेते हैं। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका मतलब क्लियर होना चाहिए, उस टॉपिक का नेम क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे चीजें समझ पाएंगे। सो यूरोपियन यूनियन नेम से क्लियर हो रहा है कि यूरोप कॉन्टिनेंट है, वहां की जितनी भी मे बी कंट्रीज होगी उन्होंने एक यूनियन बना लिया होगा, एक ग्रुप बना लिया होगा, तो उसे हमने बोला है यूरोपियन यूनियन। दैट मीन्स यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है उनका एक यूनियन है। अब जितनी भी कंट्रीज का मतलब ये नहीं है कि सारी कंट्रीज, तो यूरोप की जो कंट्रीज है उनका एक यूनियन है, दैट मीन्स उनका एक ग्रुप है, उसे हमने बोला है यूरोपियन यूनियन। आई होप ये टर्म क्लियर हुआ होगा दैट व्हाट इज यूरोपियन यूनियन। तो बेसिकली ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड क्यों बोल रही हूँ, ये एक यूरोप कॉन्टिनेंट दैट इज अ रीजन उससे रिलेटेड है एंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से मैंने इसे बोला है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। Now you can also call it as a international organization. International organization क्यों बोल सकते हैं, because नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे अपन नेशनल बोलेंगे, एंड ये इंडिया की नहीं है इस वजह से अपन इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ये यूरोपियन कंट्रीज से मिलके बनी हुई है, जो कि कब फॉर्म हुई थी, यूरोपियन यूनियन 1993 में फॉर्म हुई थी। And it came into force after signing of Maastricht Treaty by 28 countries. And ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फोर्स में कब आई थी, ये फोर्स में आई थी आफ्टर साइनिंग मास्ट्रिस्ट ट्रीटी। दैट मीन्स एक ट्रीटी साइन करी गई थी 28 कंट्रीज के द्वारा। ट्रीटी मतलब होता है बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन करा गया था 28 कंट्रीज के द्वारा। तो उसको साइन करने के बाद यूरोपियन यूनियन जो है फोर्स में आई थी, इफेक्ट में आई थी। ओके, अब ये ट्रीटी होती क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। बट इस ट्रीटी को जो है ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी बोला जाता है, बिकॉज इसी ट्रीटी की वजह से यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुई, या इसी ट्रीटी के बाद जो है यूरोपियन यूनियन इफेक्ट में आई, फोर्स में आई, इस वजह से इसे ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी बोला जाता है। अब इस ट्रीटी का जो नाम है दैट इज मास्ट्रिच ट्रीटी। तो ये जो मास्ट्रिच है दैट इज अ सिटी इन नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में एक सिटी का नाम है मास्ट्रिच, एंड उसी से इस ट्रीटी का नाम पड़ा दैट इज मास्ट्रिच ट्रीटी। तो अब ये जो मास्ट्रिच ट्रीटी है इसको 3 बार अमेंड करा जा चुका है। अमेंड करा जा चुका है मतलब इसमें 3 बार चेंजेस लाए जा चुके हैं। अब पॉलिटिकल साइंस में अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, ये चीज ध्यान रखना। ना ये जो अमेंडमेंट्स है कब हुए, क्या हुए, वो सब चीजें अब हम देखते हैं। तो 3 अमेंडमेंट्स हुए थे। तो फर्स्ट इज ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम जो कि 1997 में ये अमेंडमेंट हुआ था। सेकंड ट्रीटी ऑफ नाइस दैट इज 2001 में ये अमेंडमेंट हुआ था, एंड थर्ड इज ट्रीटी ऑफ लिस्बॉन, ये अपना 2007 में अमेंडमेंट हुआ था। तो ये 3 अमेंडमेंट्स लाए गए थे इन दी मास्ट्रिच ट्रीटी। ओके, अब ये जो मास्ट्रिच ट्रीटी है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इसे ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है, एंड इसे साइन करा गया था फैब 7 1992 में से साइन करा गया था। और कहाँ पे साइन करा गया था, तो नीदरलैंड्स में एक सिटी का नाम है मास्ट्रिच, वहां पे साइन करा गया था, एंड उसी सिटी के नेम से इस ट्रीटी का नाम पड़ा दैट इज मास्ट्रिच ट्रीटी। अब बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश करना और सिंगल यूरोपियन करेंसी जो है स्टैब्लिश करना दैट इज यूरो। मतलब यूरोप की जितने भी कंट्रीज है वहां पे कॉमन करेंसी हो, सिंगल यूरोपियन करेंसी हो, दैट इज यूरो। तो वो चीज इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये तो हमने देखा द इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन की कब वो स्टैब्लिश हुई, किस ट्रीटी की वजह से वो स्टैब्लिश हुई, या क्या सब चीज हुई, तो वो चीज। अब हम मूव करते हैं ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूरोपियन यूनियन कि यूरोपियन यूनियन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसको स्टैब्लिश करने के, तो उस चीज पे।
चलो, जब तक हम ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन के, तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि एट प्रेजेंट यूरोपियन यूनियन में कितनी मेंबर कंट्रीज है। ओके, इन केस अगर आपको आंसर मिल जाता है देन वेल एंड गुड। इन केस अगर आपको आंसर नहीं मिल पाता है देन आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आंसर नहीं मिला, देन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। सो चलो फटाफट से कमेंट करो एंड डू लेट मी नो योर आंसर्स। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला था दैट वी आर गोइंग टू सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क टुगेदर बेटर। दैट मीन्स जो EU कंट्रीज थी, जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज थी, वो बेसिकली ये चाहती थी कि हम सब लोग जो है साथ में मिलके काम करें, एक दूसरे से लड़े ना। एक कॉन्टिनेंट में अगर बहुत सारी कंट्रीज रह रही है तो देखा जाए तो वो पूरी एक फैमिली की तरह है। तो यहाँ पर जो फैमिली का हेड होगा वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से झगड़ा करे। सो इस वजह से यहाँ भी जो यूरोप कॉन्टिनेंट था वो भी ये चाह रहा था कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ जो है झगड़ा नहीं करे, बट उल्टा साथ में मिलके काम करे। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन फॉर्म करी गई कि हम सब में क्या आएगी, यूनिटी आएगी। तो ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सब लोग साथ में मिलके अच्छे से काम करें, पॉलिटिक्स में एक दूसरे को कोऑपरेट करें और एक दूसरे के साथ लड़े ना। ओके, नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ही करेंसी का यूज होना चाहिए, दैट इज यूरो। ठीक है, कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज होगी वो एक ही करेंसी का यूज करे, दैट इज यूरो। तो वो चीज इनका ऑब्जेक्टिव था सो दैट जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके बीच में बाइंग एंड सेलिंग जो है वो और इजी हो जाए। अगर पूरे यूरोप में एक ही करेंसी होगी तो वहां पे बाइंग एंड सेलिंग जो है इजी हो जाएगी। So it was also one of the objective. Now the third objective is to team up for safety and foreign matters. कि कोई भी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का या फॉरेन मैटर होता है तो हम सब एक टीम मिलके जो है उस मैटर पे डिसाइड करें, उस मैटर के साथ डील करें। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था यूरोपियन यूनियन का। वो चाहते थे कि अदर कंट्रीज के साथ डील करने के लिए या खुद को सेफ रखने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज को सेफ रखने के लिए एक हम यूनाइटेड अप्रोच यूज करें। दैट मीन्स एकजुट होके जो है हम जितने भी सेफ्टी के मैटर्स है या फॉरेन मैटर्स है या अदर कंट्रीज से रिलेटेड कुछ भी मैटर्स है उसके साथ हम डील करें, कैसे, एकजुट होके, एक साथ होकर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था उनका कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबके पास कॉमन राइट्स हो, सबके पास इक्वल राइट्स हो, सबके पास जो है एक जैसे ही राइट्स हो, डिफरेंट डिफरेंट राइट्स ना हो। मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं वहाँ पे सबके पास कॉमन राइट्स हो, वो उनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था। और क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कॉपरेशन एंड पीस एंड स्टेबिलिटी, कि हम लोग क्या करें, कॉपरेट करें, चाहे वो कोई भी मैटर हो, इमिग्रेशन का मैटर हो या फिर लोगों की हेल्प करनी है इन सीकिंग रेफ्यूजी या फिर लॉज का मैटर हो। तो इन सब में ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। EU कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। तो इस वजह से EU ने डिसाइड करा कि वो वर्क करेंगे साथ मिलके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में या कोई भी लॉज बनाने में या कुछ भी चीज करने में जो है वो सब चीज में साथ मिलके काम करेंगे। एंड इसी वजह से EU को, दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन को जो है एक पीस प्राइज भी मिला था इन 2012। पीस प्राइज मतलब शांति के लिए उन्हें पुरस्कारित करा गया था 2012 में। एंड इसको नोबेल पीस प्राइज मिला बिकॉज इसने जो है किस चीज में हेल्प करी, शांति लाने में, पीस लाने में, डेमोक्रेसी लाने में एंड ह्यूमन राइट्स लेके आने में यूरोप के अंदर। तो इन सब चीजों में EU ने बहुत हेल्प करी, इस वजह से उसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला। तो इन अ ब्रीफ अगर हम बोले तो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हर चीज पे कॉपरेशन आए, कहीं ना कहीं सारी जो EU कंट्रीज है या यूरोप की जो कंट्रीज है एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें एंड मिलजुल कर काम करें, यूनिटी, कॉपरेशन और वी कैन से टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी, कि वहाँ पे पीस मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी रहे। तो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, EU के, दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन के। इस वजह से इसे स्टैब्लिश करा गया था, किसको, यूरोपियन यूनियन को। एंड कब करा गया था, इन 1993। सो अब हम देखते हैं अबाउट द यूरोपियन यूनियन ओरिजिन्स, कि कैसे यूरोपियन यूनियन ओरिजिनेट हुई, क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन को फॉर्म करना पड़ा, स्टैब्लिश करना पड़ा। तो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, कि ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश करना पड़ा, फॉर्म करना पड़ा।
सो द फर्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन लीडर्स को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म था पहले, जिसकी वजह से वॉर हुई थी। अब क्या था एक्सट्रीम नेशनलिज्म? जहां पर इतना एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो गया था कि जो नेशन स्टेट्स फॉर्म हो गए थे और हर एक नेशन जो है दूसरे नेशन से कॉम्पीट कर रहा था, उस नेशन पे अपनी पावर एजर्ट कर रहा था। तो वो चीज हो गई थी जिसकी वजह से वॉर हुआ। और अब यूरोपियन लीडर्स ने रियलाइज कर लिया था कि इस चीज को काउंटर करना जरूरी है। तो यूरोपियन लीडर्स ने देखा कि अगर हम सब मिलकर एक दूसरे के अगेंस्ट ना जाकर अगर हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो तभी कोई सोल्यूशन निकल सकता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज विंस्टन चर्चिल्स आइडिया। विंस्टन चर्चिल्स के आइडिया के अकॉर्डिंग, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज विंस्टन चर्चिल्स आइडिया। तो अब ये जो विंस्टन चर्चिल्स थे, इन्होंने एक आइडिया सजेस्ट किया था, दैट इज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप, कि यूरोप का एक यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए। मतलब यूरोप जो है बेसिकली एक यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए। दैट मीन्स यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है वो सब यूनाइटेड होनी चाहिए, जहां पर यूरोपियन कंट्रीज जो है क्या कर सके, एक साथ काम कर सके, लाइक स्टेट्स इन अ सिंगल कंट्री। कि जैसे एक कंट्री में सारे स्टेट्स मिलके काम करते हैं ना, जैसे इंडिया पूरी एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स है, लाइक राजस्थान, पंजाब, बिहार, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है। तो वो सब स्टेट्स एक ही कंट्री के अंडर काम कर रहे हैं, दैट इज इंडिया। वैसे ही यूरोप का एक यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए। दैट मीन्स यूरोप को एक कॉन्टिनेंट ना कंसिडर किया जाए एंड एक कंट्री की तरह कंसिडर किया जाए, जहाँ पे उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज है, जैसे हमारे कंट्री के अंदर स्टेट्स है, तो वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है वो सब मिलकर साथ में काम करे। ठीक है, तो वो आइडिया था किसका? विंस्टन चर्चिल का। अब जो ये विंस्टन चर्चिल थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे यूके के। अब यूके यूरोप में ही आता है, तो दैट्स वाई इन्होंने ये आइडिया सजेस्ट किया था दैट वी शुड हैव अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप। यूरोप का एक यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए, तो वो चीज इन्होंने यहाँ पर सजेस्ट करी थी। नाउ द 1948 हैग कांग्रेस, ये एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जहां पर यूरोपियन लीडर्स ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग साथ में आ सकते हैं। और इस मीटिंग से जो है दो इंपॉर्टेंट चीजों की क्रिएशन हुई थी। एक तो हुई थी यूरोपियन मूवमेंट इंटरनेशनल की एंड एक हुई थी कॉलेज ऑफ यूरोप की। अब यूरोपियन मूवमेंट इंटरनेशनल क्या था? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रमोट करेगी यूरोपियन यूनिटी को, यूरोप की एकता को प्रमोट करेगी, तो दैट इज यूरोपियन मूवमेंट इंटरनेशनल। एंड कॉलेज ऑफ यूरोप क्या था? कि एक ऐसी प्लेस होगी जहां पर फ्यूचर यूरोपियन लीडर्स, कि जो आने वाले टाइम में यूरोपियन लीडर्स बनेंगे वो सब जो है इसी कॉलेज में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हमारी यूनिटी फॉस्टर होगी, दैट मीन्स स्ट्रेंथन होगी। ओके, तो ये जो चीजें हैं, इन दो चीजों का क्रिएशन हुआ था कौन सी मीटिंग में? द 1948 हैग कांग्रेस मीटिंग में। ओके, नाउ कुछ की यूनियंस का भी फॉर्मेशन हुआ था। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट यूनियंस फॉर्म हुए थे। अभी तक यूरोपियन यूनियन तो फॉर्म नहीं हुआ था, बट कुछ और इंपॉर्टेंट यूनियंस जरूर फॉर्म हुए थे, जैसे कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ECSC। मतलब कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जिसने बोला कि अगर हाँ ठीक है, अगर आप कोल एंड स्टील की बात कर रहे हो तो उसमें हम साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, वो क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, हम कोल एंड स्टील की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें हम साथ में काम कर सकते हैं। तो इस चीज पर उन्होंने अग्री किया था। तो ये पहला यूनियन था, ये पहला स्टेप था जो कि 1951 में लिया गया। मतलब जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ने किसी चीज पे पहली बार एक यूनियन फॉर्म किया था, यूनाइटेड होके जो है काम करने के लिए अग्री किया था, तो दैट वाज यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। Now the second one was European Economic Community, that is EEC, जिसको 1957 में फॉर्म करा गया था। इसने क्या करा कि जो कॉपरेशन था इकोनॉमिक्स और ट्रेड को लेकर, उसको मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक्स को लेकर जो कॉपरेशन था उसको एक्सपांड किया। किसने? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। नेम से क्लियर हो रहा है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कम्युनिटी है तो जितना भी इकोनॉमिक चीज है उसके साथ ही डील करेगी। तो जो कॉपरेशन है टू इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, उस चीज को एक्सपांड करा अमंग मेंबर कंट्रीज।
तो ये कुछ की यूनियंस फॉर्म हुए थे बिफोर स्टैब्लिशिंग यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन 1993 में स्टैब्लिश हुई थी, अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था, बट 1993 से पहले कुछ की यूनियंस फॉर्म हुए थे जहां पर धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज साथ में आ रही थी। अभी कंप्लीटली वो साथ में नहीं आई है, एक यूरोपियन यूनियन अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, बट किसी किसी टॉपिक को लेके जो है यूरोपियन कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं साथ में आ रही थी। तो दीज वर दी मेन यूनियंस। ये जितने भी अग्रीमेंट्स हो रहे थे बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज, उससे धीरे धीरे सिचुएशंस डेवलप हो रही थी। धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने लगी थी एंड फिर धीरे धीरे करते हुए हमारा यूरोपियन यूनियन जो है वो इवॉल्व हुआ। एंड ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था? ये सब इस वजह से स्टार्ट हुआ था कि हमको क्या करना है, कंट्रीज को साथ में लेके आना है और क्या करना है, एक वॉर और होने से बचा लेना है कि अब और कोई लड़ाई नहीं चाहिए, अब हमें शांति चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से एक तरीका था जिससे हमने कंट्रीज को साथ में लेके आए, यूरोपियन कंट्रीज को जो है साथ में लेके आए एंड वहां पे कहीं ना कहीं पीस लाने की कोशिश करी। नाउ यूरोपियन यूनियन की कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडीज के नाम देखते हैं जो बेसिकली डिसीजंस लेती है। तो यहाँ पे कुछ 7 इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज मैंने मेंशन कर रखी है यूरोपियन यूनियन की। फर्स्ट इज द यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। तो ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज है जो कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो यही बॉडीज लेती है। ओके, सो इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंड फिर भी अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता है देन डू लेट मी नो कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। सो डू लेट मी नो योर फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड इन केस कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है या कहाँ पे मैं सही जा रही हूँ या क्या चीज़ मेरे को आगे भी कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो वो चीज़ भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर व्यूज़। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा एंड अगर आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिले, उन्हें भी थोड़ा यूरोपियन यूनियन का समझ में आ जाए। हमें सेल्फिश नहीं बनना है, आगे भी वीडियो शेयर करनी है विद ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। सो बाय बाय, टेक केयर।